चलिए, तो पिछली क्लास में हमारे डिस्कशन के पॉइंट थे। पहला पॉइंट था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया कि स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने dn/dv ये फंक्शन लिया, काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, 4πv² इंटू e⁻⁻mv² अपॉन 2kt। तो ये कुछ वेलोसिटी का फंक्शन है, अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग नंबर्स थे, और इसका ग्राफ dn/dv का v के साथ जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरह था। और स्पीड 0 से इन्फिनिटी थी। एवरेज स्पीड भले ही कुछ हो, तो एवरेज स्पीड हमारी ये है, लेकिन एवरेज से छोटे वाले भी हैं और एवरेज से काफी तेज वाले पार्टिकल भी हैं। कुछ पार्टिकल की स्पीड अच्छी खासी है, कुछ की काफी कम है। ठीक है। आरएमएस स्पीड हमेशा आरएमएस वैल्यू एवरेज से ज्यादा होती है, और मोस्ट प्रोबेबल जहां लोकल मैक्सिमा है ये कुछ ये था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 8RT/πm या 8kT/πm। अगर R लिख रहा हूं तो ये m मोलर मास है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मोलर मास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मास। आरएमएस स्पीड 3kT/m और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2kT/n। इसी को सॉल्व करके रिजल्ट आए। हम सीधे इसमें रिजल्ट याद रखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, इसी में एक और चीज याद रखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व f of v dv इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और v1 से v2 कर रहे हैं, तो इन रेंज जिनकी स्पीड इस रेंज में बिलोंग कर रही है। ठीक है। तो ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ही था जिससे हमें यह पता चला कि कुछ पार्टिकल की स्पीड एक्सट्रीमली हाई है, कुछ पार्टिकल की स्पीड लो है, कुछ की इंटरमीडिएट स्पीड है। इसी से हमने लिक्विड में एवेपोरेशन एक्सप्लेन किया, इसी से हमने रूम टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन हो जाती है वो एक्सप्लेन किया। ठीक है। और इसी से हमने डिफ्यूजन, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिफ्यूजन के चांसेस हैं। तो पहला केस था हमारा स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। चलो, सेकेंड डिस्कशन हमारा था। हाँ, इस पर से क्वेश्चन अगर बनेगा तो सीधे या तो स्पीड का रेशो पूछा होगा तो सीधे फॉर्मूला लगाना है, या फिर दूसरा तरह का क्वेश्चन की फंक्शन दे रखा होगा और उससे मोस्ट प्रोबेबल एवरेज आरएमएस, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट प्रोबेबल या एवरेज, तो एवरेज निकालना है तो VDN/इंटीग्रेशन ऑफ DN। हमें dn/dv फंक्शन गिवन था, तो dn की वैल्यू उठा के यहां छाप दो, तो v FV/FV/dv ये इंटीग्रेशन कर दो, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। आरएमएस पूछा होता है स्क्वायर कर देते, अंडर रूट ले लेते, ये आरएमएस आ जाएगा। सेकेंड डिस्कशन था हमारा प्रेशर। हमने देखा कि प्रेशर का वजह जो था कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उससे प्रेशर नहीं आ रहा है। प्रेशर किससे आ रहा है? जब मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहे हैं। ये तो इस तरीके से जैसे इस वॉल पे इस तरफ जाने वाले मॉलिक्यूल जब टकराएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा। बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये प्रेशर हर जगह एक सा है, और प्रेशर का एक्सप्रेशन था हमारा 1/3 रो VRMS²। ऑब्वियसली यही हमारा nRT/v एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि VRMS इज इक्वल टू 3RT/m, तो यहां भी T की वैल्यू लिखें तो mVRMS²/3R, और ये यहां छाप दो तो ये बन जाएगा, क्योंकि प्रेशर बन जाएगा nRV/m VRMS/3R। ठीक है, R से R कटा, 1/3 nm/v VRMS का स्क्वायर। कैपिटल M क्या है? मोलर मास। n का मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, दिस इज टोटल मास। तो दिस इज डेंसिटी VRMS²।
तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, मतलब आपको डेंसिटी पता है, VRMS पता है, तो आपको प्रेशर पता है। ठीक है, मैं इसको लगभग याद रखने का तरीका ऐसे याद दिला रहा हूं। याद करिए, एक लिक्विड की जेट अगर किसी दीवार से टकरा के रुक जाती थी तो हम लिखते थे dm/dt किस रेट से टकरा रहा है, तो रो इंटू डी वॉल्यूम बाय dt, और वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू स्पीड। तो रो ए भी रेट एट विच मास इज बीइंग कोलाइडेड। लेकिन अगर फोर्स निकालना था तो dm/dt इंटू स्पीड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये फोर्स आता है इसके केस में रो ए वी स्क्वायर। तो अगर इसने प्रेशर लगाया होता तो रो वी स्क्वायर ये प्रेशर आता। ठीक है, तो रो वी स्क्वायर का प्रेशर है, लेकिन यहां प्रेशर रो वी स्क्वायर नहीं है, रो वी स्क्वायर का 1/3 है। 1/3 की वजह क्या है कि ये लिक्विड वाला जो केस था जिसमें लिक्विड की जेट इससे टकरा रही थी, स्पीड वी से रुक जा रही थी, तो यहां कॉलिजन के लिए पूरी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है, जबकि यहां पे हर पार्टिकल इधर नहीं टकरा रहा है। हमें कौन सा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट का आरएमएस लेना है, क्योंकि इस दीवार से टकराता, तो अगर मैं इसी में मॉडल बनाऊं, इसी में कि अगर पार्टिकल सभी एक्स में जा रहे होते तो वाकई में प्रेशर रो वी एक्स स्क्वायर ये बन जाता, और ऑब्वियसली इसकी आरएमएस वैल्यू, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। लेकिन पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, तो वी एक्स स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर तीनों का समेशन वी आर एम एस का स्क्वायर 1/3, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 1/3 ही तो बनेगा। इसीलिए ये 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, दरअसल इसमें दो फैक्टर आते। रियलिटी ये है कि यहां ये थोड़ा मिसलीडिंग है। हमने क्या माना है, ये जेट टकरा के रुक गई, जबकि यहां पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे थे तो एक डबल का फैक्टर आता, लेकिन वो डबल का फैक्टर दो जगह कट जाएगा। कैसे, एक डबल का फैक्टर आता टकरा के जाके वापस आते, और एक फैक्टर आता कि एक्स डायरेक्शन के भी आधे ही इस दीवार से टकराएंगे, वो भी जो इधर जाने वाले, क्योंकि इधर जाने वाले तो इस दीवार से टकराएंगे। तो रियलिटी ये थी कि यहां पे भी रो वी एक्स स्क्वायर जो हम लिख रहे हैं उसमें एक हाफ आता क्योंकि आधे पार्टिकल हैं, लेकिन एक डबल आता क्योंकि टकरा के वापस लौट गए, तो मोमेंटम 2mvx है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारा वापस से वही बन जाएगा। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि इसकी इसमें प्रेशर रो वी स्क्वायर आता है, यहां भी प्रेशर रो वी स्क्वायर, लेकिन वी स्क्वायर कौन सा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, और एक्स कंपोनेंट का एवरेज निकालोगे तो एक्स वाई जेड तीनों मिलके वी आर एम एस बनता, तो तीनों की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू वी आर एम एस का स्क्वायर बाय 3 होगी, इसीलिए एक एक्स्ट्रा 1/3 आ गया। तो आपको जैसे याद रखना है। ठीक है, हालांकि आप ऐसे भी सोच सकते थे 1/3 मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर एम वी आर एम एस का स्क्वायर बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, इसी को 1/2 एम वी आर एम एस स्क्वायर लिखो इंटू 2/3 वॉल्यूम लिख सकते हैं, और हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 2/3 पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ याद नहीं करना है, बस इंटरप्रीट करते हुए आना चाहिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करते हुए, कि 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर था, मास बाय वॉल्यूम लिखा, तो ये एम वी आर एम एस स्क्वायर, इसको 1/2 बनाया, 2/3 अलग किया, तो हाफ ऑफ टोटल मास वी आर एम एस स्क्वायर, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बन गई। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 2/3 बाय वॉल्यूम, तो प्रेशर ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 2/3 पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम इससे चल जाएगा। ठीक है, इससे काम हमेशा चल जाएगा, लेकिन ये याद रहे तो अच्छा है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये आपको निकालते हुए आ जाना चाहिए। ठीक है, और वो हम ऐसे भी निकाल लेंगे, अगर हमें ये निकालना है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
क्या है 3/2 nRT, यही तो है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसी को 3/2 nRT को P भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर को 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं। हो गया। तो हमारे पास एक ही तरीका नहीं है, कैसे भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये प्रेशर का एक्सप्रेशन याद रखिएगा। एग्जाम्पल कई बार याद रखना बेनिफिट होता है प्रेशर में, जैसे देखिएगा, मतलब ये रिजल्ट याद रखना। एग्जाम्पल देखें, इन अ सर्टेन स्पेस देयर आर 20 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट 50 केल्विन। फाइंड एवरेज प्रेशर, ये है। तो आपकी मर्जी, आप इसको PV = nRT लगा सकते थे। तो प्रेशर की वैल्यू आती nRT/V। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 20 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 20 मॉलिक्यूल्स बाय 6.023, 10 पे 23, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया। R 8.31, टेम्परेचर 50, वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 10 पे -6, ये प्रेशर आता। तो या तो आप प्रेशर ऐसे निकाल लो, या प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। डेंसिटी कितनी है? तो 20 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख सकते हैं। VRMS 3kT/m, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास ले रहा हूं तो यहां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 20 × 10 पे 6 इंटू K 1.38 इंटू 10 पे -23 इंटू टेम्परेचर कितना है? 50 केल्विन। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर आ गया। ठीक है, प्रैक्टिकली काफी कम है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 मॉलिक्यूल बहुत कम हो जाते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिकली कितने होते हैं ये समझने के लिए मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? 22.4 लीटर। प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर है, और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन है, ये STP है। इस पे 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करेगा, और 22.4 इंटू 10 पे 3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं तो इस पे मॉलिक्यूल आते हैं 1 मोल बाय 22.4 इंटू 10 पे 3, और इसी को लिखे 6.023 10 पे 23 22.4 10 पे 3। ठीक है, तो ये 3 इंटू या 2.8 इंटू 10 पे 19, इतने ऑर्डर के 10 पे 19 के ऑर्डर के मॉलिक्यूल हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, हाँ, ये लीटर वीटर का कन्वर्जन 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पे -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ, 2.8 इंटू 10 पे 19 इतने सारे पार्टिकल हैं, जबकि हम जो पार्टिकल लिए थे 20 पार्टिकल लिए थे, काफी कम लिए थे। ठीक है, इस वजह से प्रेशर हमारा इतना छोटा आया था, क्योंकि प्रैक्टिकली 1 एटमॉस्फेयर लाना है 273 केल्विन पे, तो आपको इतने पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो ये STP को फील करना एक ऑर्डर को आपको बताता है कि किस वैल्यू पे क्या आंसर आएगा रफली। ठीक है, और ये पता हो तो काफी अच्छा रहता है,
कि सॉल्व करते समय हमें समझ में आ जाता है हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कशन तीसरा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मींस ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स a molecule suffers with other molecules per meter cube, सॉरी क्या लिख रहा हूं, पर सेकेंड। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंस है केमिकल रिएक्शंस में, कि केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड करेंगे तभी जाके वो बॉन्ड बना पाएंगे, इसीलिए एक सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं ये मैटर करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका दूसरा सिग्निफिकेंस है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कि मीन फ्री पाथ हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होने में टाइम कितना लेगा। मतलब जो पिछली क्लास में मैं बात कर रहा था कि सेंट की बोतल अगर मैंने फोड़ दी कहीं तो साउंड रफली तुरंत चला जाता है, लेकिन फ्रेग्रेंस पहुंचने में टाइम लगता है, तो उस टाइम का ऑर्डर हमें इससे मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये पूरे स्पेस में पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक कोई पार्टिकल को मोशन दे रहे हैं, एक पार्टिकल जा रहा है ऐसे, और मैं मान रहा हूं बाकी सभी पार्टिकल रेस्ट में हैं। पहले में आसान सा केस, रिमेनिंग एट रेस्ट ओनली वन पार्टिकल इज मूविंग, तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं और एक पर्सन सीधे ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके रास्ते में जो भी मिलेगा उससे टकराता जाएगा। तो कितने से टकराएगा वो सिंपल सी बात है कि इसके कोलिजन जोन में जितने लोग आएंगे, तो मान लीजिए ये टी टाइम में ये कितना मूव करा, वी एवरेज इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसीलिए एवरेज स्पीड। तो टी टाइम में अगर वी एवरेज इंटू टी किया तो इस दौरान जितने इसके वॉल्यूम में मिले होंगे सबसे हिट करते हुए चला जाएगा। अब ये वॉल्यूम कितना है ये समझने की कोशिश करिए, तो देखिएगा ये स्फीयर और दूसरा स्फीयर आपस में टकराएंगे या नहीं वो डिपेंड करेगा इनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अगर ये इंपैक्ट पैरामीटर 2r है तो कोलिजन होगा। याद करिए, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस अगर 2r से कम है तो पक्का कोलिजन होगा। लेकिन अगर ये इधर होता, ये 2r से बड़ा है, तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा ये इससे नहीं टकराएगा। तो समझिए कि ये एक सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर के अंदर जितने पार्टिकल के सेंटर लाई करेंगे उन सभी पार्टिकल से ये टकराने वाला है। तो देखिए ये सेंटर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, तो ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो इस सिलेंडर के अंदर 1 2 3 4 इन चारों से टकराएगा। लेकिन मतलब अगर इसी पाथ में मूव करता तो ये 4 कोलिजन करता, लेकिन इससे या इससे कोलिजन नहीं होगा क्योंकि इनके सेंटर बाहर है। तो सिंपली अगर मुझे नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम टी तो इज इक्वल टू वॉल्यूम स्वेप्ट। वॉल्यूम स्वेप्ट, और बेहतर है मैं इफेक्टिव वर्ड यूज करूं कि इफेक्टिव वॉल्यूम कितना स्वीप किया है, क्योंकि खुद का वॉल्यूम कम है लेकिन असली में जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो 2r है क्योंकि इसके अंदर ये टकरा जा रहा है। तो वॉल्यूम स्वेप्ट, कितना वॉल्यूम स्वेप किया, ठीक है, और ये लिखूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम स्वेप्ट। चलो अब कितने पार्टिकल हैं, तो यहां में कितने पार्टिकल हैं, तो n/v, वेयर n/v क्या है,
n is total number of particles, v is total volume, तो n by v मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो v में n है तो इसमें कितने होंगे इनटू वॉल्यूम स्वेप्ट, और वॉल्यूम स्वेप्ट कितना है पाई डी स्क्वायर, डी इज द डायमीटर, पाई डी स्क्वायर इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो d इसका डायमीटर है जो कि 2r है, तो पाई डी स्क्वायर इनटू लेंथ, ये नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन टाइम t, ठीक है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन 1 सेकेंड, तो t दोनों तरफ से काट दो, तो 1 सेकेंड मतलब n पाई डी स्क्वायर वी एवरेज बाय वॉल्यूम, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत है इस पूरे कैलकुलेशन में, क्योंकि हम कैलकुलेशन में क्या माने हैं कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है बाकी रेस्ट पे है, लेकिन रियलिटी ये है कि पार्टिकल तो हर पार्टिकल मूव कर रहा है, अकेला ये थोड़ी ना मूव कर रहा है, मूव तो सभी कर रहे हैं। तो वी विल हैव टू रिप्लेस दिस वी टर्म बाय समथिंग एल्स, और वी विल हैव टू रिप्लेस वी टर्म बाय रिलेटिव वेलोसिटी का एवरेज, और एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी इज √2 टाइम्स वी एवरेज, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v2 या -2v1 डॉट v2, रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 होती है। टेक एवरेज बोथ साइड्स, तो v रिलेटिव का एवरेज, v1 का एवरेज स्क्वायर का एवरेज, v2 स्क्वायर का एवरेज माइनस 2v1 डॉट v2 का एवरेज, और दिस होल एवरेज बिकम्स 0। क्यों? क्योंकि कभी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, कभी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, कभी अप्रोच करेंगे, कभी सेपरेट करेंगे, ये चीज 0 हो जाएगी। और ये टर्म v1 स्क्वायर का एवरेज, v2 ये vrms स्क्वायर लिखा है, ये vrms स्क्वायर लिखा है, ये v रिलेटिव का rms का स्क्वायर लिखा है, तो v रिलेटिव का rms √2 टाइम्स vrms है। लेकिन रियलिटी है हमें रिलेटिव का rms नहीं लिखना है, रिलेटिव का एवरेज चाहिए, तो v रिलेटिव का एवरेज भी √2 टाइम्स v एवरेज है, यूजिंग मैक्सवेल सिमेट्री। मैक्सवेल सिमेट्री में क्या था कि किसी एक पार्टिकल का एवरेज और उसके आरएमएस का रेशियो फिक्स था, तो रिलेटिव के एवरेज और रिलेटिव का आरएमएस का रेशियो भी फिक्स होगा, तो v रिलेटिव का एवरेज दरअसल √2 v एवरेज आता है, ठीक है। तो ये ट्रिकी है, क्योंकि ये पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हमने रिलेटिव का आरएमएस निकाला, फिर हमने उसी को एवरेज से रिप्लेस कर दिया, तो हम ये मान रहे हैं कि वही रिलेशन सब में है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ इतना समझिए कि इसकी जगह कुछ और टर्म आना था, तो यूजिंग सम एनालिसिस हमने कहा कि अगर सभी मूव कर रहे होते तो ये वाला टर्म इसकी जगह √2 टाइम्स आ जाता, ठीक है। तो √2 टाइम्स मतलब √2 दिस, तो इसका मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया n पाई डी स्क्वायर √2 v बाय टोटल वॉल्यूम, और ये v क्या है, v एवरेज मतलब 8 kT पाई बाय वो 8 kT बाय पाई m का अंडर रूट, ये दिस इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वैसे फिजिक्स में इसका फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में क्या है, तो हमारा जो z बना, देखिए क्या बना, n पाई डी स्क्वायर √2 vrms 8 kT बाय पाई स्मॉल m बाय v, और n √t बाय v कॉलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है, √t के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली साइज के भी प्रोपोर्शनल है कि एरिया जितना बड़ा होगा उसका, जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा कॉलिजन के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें वैसे n√t बाय v ही याद रखना है, लेकिन इसका प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है, सिवाय इस बात के कि यहां v एवरेज को √2 v एवरेज से क्यों रिप्लेस किया। यहां एवरेज यूज कर रहा हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस, इसीलिए यहां एवरेज टर्म यूज हुआ है।
तो प्रूफ आप छाप सकते हो इसका, ठीक है। फॉर्मूला से मैंने आज तक क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं फिजिक्स में इसका फॉर्मूला आते हुए, लेकिन केमिस्ट्री में देख लेना, केमिस्ट्री में शायद जरूरत पड़ सकती है, मैंने इसलिए इसका प्रूफ आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हमारा हुआ कि हम असली फॉर्मूले पे आ गए। तो ये मैं छाप देता हूं, n पाई डी स्क्वायर √2 v by v, where v average is 8 kt by pi small m। k ले रहा हूं तो स्मॉल m लूंगा इसके साथ। तो अब हम इसमें रिलैक्सेशन टाइम टॉ डिफाइन कर सकते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम टॉ कुछ और नहीं 1 कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में एवरेज टाइम कितना है? तो सिंपली क्या है? 1 कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में अगर 100 कॉलिजन हुए तो हर 0.01 सेकंड में दो कॉलिजन के बीच का टाइम है। फील करो, एक सेकंड में अगर 100 कॉलिजन होते हैं तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, एवरेज टाइम कितना आएगा? 1/100। तो एक सेकंड में 100 कॉलिजन, यही तो z है, तो 1/z ही रिलैक्सेशन टाइम है। चलो, तो ये हम छाप सकते थे, तो उल्टा कर देंगे, तो v बाय पाई n डी स्क्वायर √2 v एवरेज। और तीसरा अगर हम टर्म डिफाइन करते, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज सिंपली एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो सिंपली ये दिस इनटू टॉ, एवरेज स्पीड इनटू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, और v एवरेज इनटू v बाय पाई या n पाई डी स्क्वायर √2 v एवरेज। बड़ी अच्छी बात है, v एवरेज कट गया, बचा क्या? v बाय n पाई डी स्क्वायर √2। ये स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मीन फ्री पाथ v बाय n की प्रॉपर्टी है। और बात काफी हद तक सही भी है कि देखिएगा, इतनी जगह में हमने 3 पार्टिकल डाले और इसकी दुगनी जगह में 3 पार्टिकल डाले होते, तो ऑन एन एवरेज इनको डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा कवर अप करने के लिए इसके मुकाबले, क्योंकि वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ गया उतना ज्यादा इनके पास डिस्टेंस मूव करने के लिए जगह मिल गई, इसीलिए इनका एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसी में अगर मैंने 3 की जगह ज्यादा कर दिए तो जितने ज्यादा n उतने ज्यादा कॉलिजन, उतना कम टाइम मिलेगा मूव करने के लिए, ठीक है। और ये v का फैक्टर इसलिए कट गया क्योंकि स्पीड अगर आप डबल करोगे तो दुगनी तेजी से जाएगा, लेकिन टाइम आधा मिलेगा, क्योंकि कॉलिजन भी तो दुगने होंगे। दुगनी तेजी से आधे टाइम के लिए जाएगा, डिस्टेंस तो ऑन एन एवरेज उतना ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो फिजिक्स में तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये v बाय n है, ये n √t बाय v है। एक याद रखोगे, बाकी सब अपने आप याद रहेंगे, ठीक है। अब जरा हम प्रैक्टिकली इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं एक क्वेश्चन करके कि कितनी वैल्यू आती। तो फाइंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी z एंड मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर ऑक्सीजन एट NTP STP कर लेगा। STP पे हमें वैल्यूज निकालनी होती, NTP कर देता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, सो दैट टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन का मुझे मास की जरूरत पड़ेगी, मतलब साइज की जरूरत पड़ेगी, तो इसका डायमीटर ले लेते हैं 4 एंगस्ट्रॉम, 10 मीटर, ठीक है। ऑक्सीजन का डायमीटर
ये ले लिया। ये रफली एस्टीमेट मैंने इससे कर दिया कि हाइड्रोजन का डायमीटर पता था, हाइड्रोजन का कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉन, एक एच एटम का, 2 एच एटम का 1 एंगस्ट्रॉन मान लो, ठीक है। तो साइज आप बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन में हम तीसरी चौथी ऑर्बिटल तक चले जाएंगे, n², तो 4-5 डायमीटर कुछ हो गया होगा, तो रफली ले लिया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं। तो ये रफ एक ऑर्डर मैंने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं, बस हम यहां ऑर्डर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना आता, तो n√T पाई d²√2 V एवरेज बाय वॉल्यूम। तो अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम चाहिए, तो फिर मुझे वो देना पड़ेगा 27 डिग्री पे, तो लिख लेता हूं क्योंकि अब वो वॉल्यूम गंदा आ जाएगा, फिर भी लिखते हैं। एक एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे एक मोल था 22.4 लीटर। एक एटमॉस्फेयर का 300 केल्विन पे एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 300 केल्विन पे एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 लीटर की जगह थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। 273 में लगभग 30 मतलब 10% के आसपास बढ़ा, 10% बढ़ा, तो इसका 10% मतलब 2.4 लगभग 25 लीटर मान लो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि एनटीपी पे एक एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पे एक मोल अगर लेता तो 25 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, मुझे n/v ही तो चाहिए। तो n कितना हो गया, एक मोल, वॉल्यूम कितना हो गया 25 लीटर, इंटू पाई डायमीटर 4 इंटू 10 पे -10 का होल स्क्वायर इंटू √2 इंटू एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, और एवरेज स्पीड आती 8RT/πm, ये बता 8.31 इंटू टेम्परेचर 300 बाय पाई मोलर मास 32 इंटू 10 पे -3, तो इसको लिखा मैंने 25/3, ठीक है। ये 2500 लिखा है, ये 8 से 4 बार बना 4 पाई, 2500 इंटू 10 पे 3 बाय 4 पाई, ठीक है। 4 पाई ये 12.5 बन गया, ये 12 का 2 गुना लगभग, तो ये 200 इंटू 10 पे 3, 2 इंटू 10 पे 5, तो ये बना 20 इंटू 10 पे 2, 20 का √4, 450 मीटर पर सेकेंड लगभग। तो 450 मीटर पर सेकेंड के करीबन हमारी स्पीड आई। ये वैसे ही हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड 480 के करीबन आती है, एवरेज उससे थोड़ी कम आएगी, तो 450 के आसपास होना भी चाहिए था थोड़ा। चलो हाँ, अब हमें ये कैलकुलेशन लगभग करना है। ये प्रैक्टिकली ये और ये मैंने उड़ाया तो लगभग नीचे 4 बना, ठीक है। तो 4 नीचे आया, 4 पॉइंट समथिंग, 10 पे 26 इंटू पाई इंटू 16 बाय 4 इंटू 10 पे 20 इंटू √2 इंटू 450, ये बना। अब देखें 4 से 4 बार काटा, ये 10 पे 6, 10 पे 6, 10 पे 6 इंटू √2 पाई 3.14 इंटू 1.4 इंटू 450, 450 को 900 लिखें, इसको 0.7 कर दूं, 900, इसको 0.6 कर दूं, इसको 3 कर दूं, इसको 1000 कर दूं, 10 पे 9, 1.8 इंटू 10 पे 9 के आसपास। तो देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखें कितना है, 1.8 इंटू 10 पे 9 पर सेकेंड, 1.8 बिलियन पर सेकेंड। एक पार्टिकल बिलियंस के ऑर्डर के कोलिजन कर रहा है हर एक सेकेंड में, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू वैसे मैटर नहीं कर रही थी,
हमें मेनली ऑर्डर निकालना था, तो इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बस मैं यहां आपको ये फील कराना चाह रहा था कि एक पार्टिकल कितना कोलिजन कर सकता है 1 सेकेंड में। तो ये हमारा पहला टर्म आया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो 1.8 इंटू 10 पे 9, कैलकुलेशन देख लेना, इतना बड़ा था, हो सकता है कुछ मैंने इधर उधर कर दिया हो। अब मीन फ्री पाथ, यही कैलकुलेशन लेके मैं आगे कर रहा हूं। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर पूछा होता टॉ, तो सिंपली ये 1/z होता, 1/1.8 इंटू 10 पे -9 सेकेंड, मतलब नैनो सेकेंड का ऑर्डर का टाइम इसको मिल रहा है। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा एवरेज स्पीड इंटू रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज स्पीड हमने कितनी निकाली थी 450, रिलैक्सेशन टाइम कितना निकाला -9 मीटर, ठीक है। 9 से काट दो, 0.2 बार 50 बार, ये 0.2 से 50 250 इंटू 10 पे -9 मीटर। तो देखिए ये काफी कम है, मतलब मिलीमीटर के ऑर्डर का हो गया, बहुत ही कम है, मिलीमीटर से भी कम। तो ये जो हमारा मीन फ्री पाथ आया, ये मीन फ्री पाथ इसका एक्चुअली काफी कम है, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ इसका बहुत ही कम निकला, ठीक है। 250 इंटू 10 पे -9, तो इसको मैं माइक्रोमीटर के ऑर्डर का लिख सकता हूं, 0.25 माइक्रोमीटर। तो ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर का मीन फ्री पाथ है। और ये मीन फ्री पाथ का सिग्निफिकेंस है इफ्यूजन में। ये केमिस्ट्री में देखोगे मीन फ्री पाथ का रोल, जब इफ्यूजन प्रोसेस देखोगे तो, ठीक है। तो उम्मीद है ऑर्डर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कंपलसरी नहीं याद रखना, लेकिन आपको याद रहे तो क्वेश्चन करते समय फील आता है कि हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटा के आसपास आंसर रहेगा। जनरली क्वेश्चन में सही डेटा गिवन होता है। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। और लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था एनर्जी। चौथा पॉइंट हमारा था एनर्जी का इंटरप्रिटेशन। और एनर्जी हमने देखा, एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सिंपली 1/2 kT। एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी ½ kT है। इसका मतलब, और ये क्या है एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्ड यूज नहीं किया, तो F/2 kT। इससे यह पता चल रहा है कि डाइएटोमिक की एवरेज एनर्जी ज्यादा है फॉर सेम टेम्परेचर एज कंपेयर टू मोनोएटोमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने ज्यादा होंगी, एनर्जी स्टोर्ड उतनी ज्यादा होगी। हां, लेकिन अगर ट्रांसलेशनल एनर्जी पूछी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा है, वंस अगेन एवरेज वर्ड चल रहा है, और ये आएगा 3/2 kT। सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, all type of molecules at given temperature। क्योंकि ट्रांसलेशन वर्ड यूज किया है, मतलब हम सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, x का, y का, z का। और सही बात है, ½ mv(x²) इसका एवरेज लेते, ½ mvy² इसका एवरेज, ½ mvz² इसका एवरेज, और ये तीनों आपस में बराबर आते बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और तीनों ही 1/3 ऑफ ½ mvrms² आता, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 1/3। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ m 3 kT/m। 3 से 3 कटा, आंसर 1/2 kT बचा। तो हर एक कोऑर्डिनेट के साथ, x में, y में, z में, तीनों के साथ 1/2 kT एनर्जी एसोसिएटेड है। तो 1/2 kT इसकी, 1/2 kT इसकी, 1/2 kT इसकी, टोटल हो गई 3/2 kT। और यहां हमें जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है कि रोटेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन लिखा है, यहां एवरेज एनर्जी पूरा लिखा है, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हर उस जगह जहां पर मॉलिक्यूल है, यहां पर मोल होता तो K की जगह R आ जाता। तो अगर हमसे पूछा है
कि टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, यही हमारी इंटरनल एनर्जी पर मोल, सॉरी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैंपल ऑफ गैस। तो सिंपली दिस विल बी NF/2 RT, F/2 nRT कैन बी रिटन एज PV। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर मिल जाए और गैस का नेचर आपको पता है, डाई एटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, तो एनर्जी निकल आएगी, या प्रेशर और वॉल्यूम मिल जाए तो भी एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस चीज की बात चल रही है। ठीक है, कि एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी है कि एवरेज टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक में अंतर क्या है, डाई एटॉमिक में अंतर क्या है? तो मोनो एटॉमिक में तीन तरह की एनर्जी थी, Vx², Vy², Vz²। इसमें ये तीन तो थी ही, Y वाली भी थी, Z वाली भी थी, साथ में इसके में दो Ixx ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I YY ओमेगा स्क्वायर, एक Z वाला मिसिंग है। Z मतलब ये डाई एटॉमिक है और ये मैं Z एक्सेस मान रहा हूं, ये X है, ये Y है। तो X एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, Y के अबाउट है, लेकिन Z के अबाउट मिसिंग है। तो 5 टर्म है। पॉली एटॉमिक की में बात करें, ऑब्वियसली नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, 3 ये आएंगे, 2 ये आएंगे और एक और आएगा हाफ IZ ओमेगा Z स्क्वायर। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहता है कि यहां 3 तरह की एनर्जी है, तीनों में बराबर बराबर जाएगा। यहां 5 तरह की एनर्जी है, पांचों में बराबर बराबर। 6 तरह की एनर्जी, 6 में बराबर बराबर। वाइब्रेशन तभी लेना है जब क्वेश्चन में लिखा हो और वाइब्रेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन हो। ठीक है, नहीं हो वाइब्रेशन मेंशन तो मोनो एटॉमिक में तो जरूरत नहीं है, 0 आते हैं। डाई एटॉमिक में 2 आएंगे, पॉली में पक्का गिवन होगा। चलो, तो ये हमारा इक्विपार्टीशन का लॉ था कि कितने तरीके से आप एनर्जी के टर्म लिख सकते थे। एवरी टर्म ऑफ एनर्जी हैज एसोसिएटेड 1/2 kT एनर्जी। देयर आर 3 टर्म्स, देयर विल बी total energy associated per molecule on an average will be 3/2 kT. Since here are 5 terms, that's why average kinetic energy associated per molecule will be 5/2 kT. Similarly 6/2 kT, that means F/2 kT। ये ठीक है, एग्जाम्पल देखिए so that आपको थोड़ा और ऑर्डर समझ में आ जाए इसका। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी per meter cube of air at STP. Also find the average angular speed of O2 molecule if its moment of inertia is 2 into 10 पे -20 -45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अब देखिए STP पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब ऑफ एयर पूछी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT। तो बड़ी अच्छी बात है, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने, हालांकि हम निकाल सकते हैं कि 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा 1/22.4 इंटू 10 पे -3 इंटू 1, ये आएगा, ये स्मॉल n की वैल्यू होगी। टेम्परेचर गिवन है, लेकिन हम चाहें तो इसी को F/2P भी लिख सकते हैं, nRT ही तो PV है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं तो देखते हैं एयर में किसका कंपोजिशन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2, हीलियम, कुछ इस तरह के।
लेकिन मेन परसेंटेज तो इन दोनों का ही है। इवन इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें 5 है, इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, इसके भी 5, और CO2 के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है। हाँ, हीलियम के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, लेकिन हीलियम, आर्गन, इन सब का परसेंटेज इतना कम है कि हम मेनली परसेंटेज इन्हीं का मानते हैं, और मेनली परसेंटेज अगर इन्हीं का है तो हम ऑन एन एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ले सकते हैं। अदरवाइज हमें एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ेगी। कैसे? N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस N3 F3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज ले लिया कि N1 मोल्स के F1 है, N2 मोल्स का F2 है, एटसेट्रा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू F। लेकिन एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका ही 5 है। जिनका 3 है उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो पहली चीज, एयर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधे हम 5 ले लेंगे। अब प्रेशर कितना है? STP 180 m। वॉल्यूम कितना है? तो ये 180 m पे 1 एटमॉस्फेयर पे कितने वॉल्यूम की बात की गई है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल सी बात है कि आप इतने सैंपल की एनर्जी U है, तो इतने सैंपल की एनर्जी U से ज्यादा है। जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उतनी एनर्जी आएगी। तो वॉल्यूम ध्यान दीजिए 22.4 लीटर मत ले लेना, क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर क्यूब का आंसर निकालना। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या रोल आता? जब n की कैलकुलेशन करते तो ये 1 मीटर क्यूब का रोल आया ना ऊपर। तो वॉल्यूम में कितना आया? 1 मीटर क्यूब। तो 5/2 तो 2.5 इंटू 10 पे 5 जूल पर मीटर क्यूब, इतनी एवरेज एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, ऑब्वियसली सब में मिला के है। क्यों? क्योंकि जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो सबका पार्शियल प्रेशर मिला के है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2 सबका मिला के प्रेशर है। तो ये एनर्जी जो मिली वो सबकी मिला के मिली है, किसी एक पर्टिकुलर की नहीं है, टोटल है। अब हमसे पूछा है एवरेज एंगुलर स्पीड। तो देखिए हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, ये सिर्फ टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, ½ kT। तो किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो ये आएगा। अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब रोटेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसका ½I⍵², ये भी 1/2 kT है। दो तरह के ½I⍵² होते, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, z के अबाउट 0 माना, दोनों का इंडिविजुअली ½ kT आएगा। हमें तो यही निकालना है। तो ओमेगा की वैल्यू kT बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर रूट। जरा ऑर्डर देखते हैं। 1.38 इंटू 10 पे -23, टेम्परेचर इज 273, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 इंटू 10 पे -45। ठीक, तो ये -45, ये कितना बना? 22, ये 22 मतलब 10 पे 11 बाहर हो गया। तो 1.38 इंटू 273 बाय 2 अंडर रूट इंटू 10 पे 11 रेडियन पर सेकेंड। जरा सोचिए, ये 10 पे 11 12 इस ऑर्डर के रेडियन पर सेकेंड से, ये मैंने डेटा ऑलमोस्ट ठीक लिया है, इसी ऑर्डर का होता है आंसर। तो एक सेकेंड में 10 पे 11-12 रेडियन, 10 पे 12 रेडियन रोटेट कर जा रहा है। इतना तेजी से मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप समझिए कि एक सेकंड में जैसे 100 RPM 1000 RPM बहुत तेज हो जाता है। मतलब एक सेकंड में अगर 1000 RPM है, मतलब बहुत तेज घूम रही है मोटर। मतलब एक मिनट में 1000 रिवॉल्यूशन करना, यही बहुत तेज है। और ये तो देखिए एक सेकंड में 10 पे 11 और 2π से डिवाइड कर दो तो ये रिवॉल्यूशन आ जाएगा कि एक सेकंड में 10 पे 11-12 ऑर्डर के रिवॉल्यूशन है अपनी एक्सिस पे। तो नेचर काफी अमेजिंग है। डेली लाइफ में हमें जो चीजें दिखती हैं और जो नहीं दिखती वो बिल्कुल ही अलग है। कि आप देखिए कि इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, अच्छी खासी एनर्जी एयर के अंदर स्टोर्ड है। यहां हमें दिखा कि पार्टिकल जो रोटेट कर रहे हैं वो अच्छी खासी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। चलो, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको।
तो वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, फिर हम आगे और न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे। चलिए 4 क्वेश्चन है, मैं पहले समझा देता हूं। इफ द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट 100 केल्विन इज 3:2, किसी पर्टिकुलर गैस में दोनों का रेशियो गिवन है, यू हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ दैट गैस एट 200 केल्विन। ठीक है। क्वेश्चन 2, अ वेसल कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 11 ग्राम ऑफ CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, कि गैस की डेंसिटी क्या है, और एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी गैस की टोटल कितनी है। ठीक है। क्वेश्चन 3, अ ग्लास कंटेनर encloses gas at 4 atmosphere 27 degree Celsius. If its temperature is raised, find temperature when it breaks if walls can sustain maximum pressure of this. तो एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम गर्म करते गए, प्रेशर बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी टूटेगा, कितने प्रेशर पे टूटेगा लिखा है, यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 4, अ गैस अंडरगोज एक क्लोज सिस्टम है, ये लिखा नहीं मैंने, लेकिन एक क्लोज सिस्टम है, कुछ ना लिखा हो तो आप समझिए कि कंटेनर एक क्लोज्ड है जिसमें पिस्टन हम मूव करा के प्रेशर या वॉल्यूम बदल रहे होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। A gas undergoes an expansion where pressure varies as P equal to 2P naught 1 plus V by V naught का whole square। P naught एक constant value है। If initially volume, temperature, collision frequency और mean free path की values ये हैं, V naught, T naught, F naught, lambda naught। और चाहें तो मैं इसमें प्रेशर भी दे सकता हूं। प्रेशर अपने आप V की वैल्यू V naught छापोगे तो P naught निकल आएगा। ठीक है। तो ये वैल्यूज गिवन है, अब उनकी नई वैल्यूज निकालनी है। अगर ये एक्सपांड करके इसका वॉल्यूम 2V naught हो जाता है वाया दिस प्रोसेस, मतलब प्रेशर वॉल्यूम में वो रिलेशन मेंटेन्ड है। ठीक है, ट्राई करिए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब देखिए ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, क्योंकि F/2 kT ये एनर्जी है, तो इन दोनों का रेशियो में kT तो सेम आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का रेशियो ही दोनों का रेशियो है, क्योंकि ट्रांसलेशन होता है 3/2 kT और रोटेशन का कुछ F'/2 kT, तो रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3:2 के हिसाब से 2 है। इसका मतलब ये डाइएटोमिक गैस है। तो पहली चीज पता चली कि डाइएटोमिक गैस है, इसका मतलब डाइएटोमिक गैस है तो इसकी टोटल एनर्जी F/2 kT एक्चुअली RT इंटू N नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से ये आती। तो N की वैल्यू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, R की वैल्यू 25/3 या 8.31, टेम्परेचर 200। ठीक, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन 2, अ वेसल कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 1/4 मोल्स इसके, 11 ग्राम ऑफ CO2 1/4 मोल्स इसके, 28 7 44 11, तो टोटल मोल्स हो गए 1/2, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता PV इक्वल टू nRT फॉर्मूले में कि N किसके मोल्स है, N तो टोटल मोल्स है। ये टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 10/5 पास्कल। फाइंड डेंसिटी एंड एनर्जी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, टोटल मास पता है, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा तो डेंसिटी मिल जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा nRT/P, नंबर ऑफ मोल्स हाफ, वॉल्यूम 25/3, R की वैल्यू, टेम्परेचर 300, प्रेशर 10/5, 3 से 3 कटा, 25/2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, 12.5 लीटर, 12.5 लीटर ये वॉल्यूम आ गया। तो डेंसिटी, मास कितना था, एक के 7 ग्राम थे, एक के 11 ग्राम थे, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 12.5, तो ये इसको 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 144, तो 144/100 ग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी आ गई। अब हमसे पूछा है एनर्जी,
एनर्जी के लिए एक क्या है नाइट्रोजन, एक है CO2। बड़ी अच्छी बात है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 5 है, इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। इसके 1/4 मोल्स, इसके 1/4 मोल्स। तो इसकी एनर्जी N1F1/2 RT, N2F2/2 RT। ये टोटल एनर्जी स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं। हालांकि दोनों के टर्म बराबर आएंगे तो ट्वाइस ऑफ 1/4 इंटू F, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2, 25/3, टेम्परेचर 300। ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, दोनों की अलग अलग निकाल के जोड़ दो, जो भी आपको करना है आपकी मर्जी। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में एक गैस कंटेनर अंडरस्टूड है, लिखा नहीं, लेकिन मुझे ये लिखना चाहिए रिजिड है, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। एक रिजिड गैस कंटेनर, रिजिड वर्ड लिखा होगा जिससे पता चलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब क्लोज्ड कंटेनर है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, रिजिड है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पहले कितना था 4 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना था 300, अब प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर। तो अब टेम्परेचर कितना है T, तो टेम्परेचर T कितना आया 3 × 10/4, 7.5, 300 × 10/4, सॉरी 300 × 10/4, ये बना। तो 750 केल्विन, और 750 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा है तो 750 - 273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे ये ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन, अ गैस अंडरगोज एन एक्सपांशन वेयर प्रेशर वेरीज इज दिस। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, और एक इक्वेशन हमारे पास होती है PV = nRT। तो ये दो इक्वेशन की मदद से हम बाकी चीजें आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए, इनिशियली V की वैल्यू V0 थी, तो P की वैल्यू P0 थी, टेम्परेचर T0 था। अब हमने वॉल्यूम अगर 2V0 रखा, तो इसमें 2V0 रखोगे तो प्रेशर ये 4 और 1 5, 2/5 P0 आ जाएगा, और PV = nRT में छापोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू 4T0/5 आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम डबल हुआ, प्रेशर 2/5 हो गया, तो टेम्परेचर इन दोनों का प्रोडक्ट 4T0/5। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स तो जितने हैं उतने ही हैं, क्योंकि वो तो बदल नहीं रहे हैं, क्लोज सिस्टम है। ये हमारा नया डेटा है। अब बाकी की डिपेंडेंसी के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर निकाल चुके हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? N√T/V। तो नया F = F0 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स तो बदले नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब √T। टेम्परेचर 4/5, तो √4/5। वॉल्यूम कितने गुना हो गया? 2 गुना, अपॉन 2, तो ये F0/√5। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ ये V/N होता है, प्रोपोर्शनल टू। अब N कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल हो गया, तो मीन फ्री पाथ हो गया 2V0, सॉरी 2λ0। मीन फ्री पाथ डबल हो गया क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है। और कुछ पूछा है? ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था अभी तक का। ये ऑलमोस्ट पिछली क्लास का ही रिवीजन था। जैसे क्वेश्चन होता फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। इसमें 2 बल्ब हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 300 सेंटीमीटर क्यूब, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर। इफ द सिस्टम कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ O2, ऐसा होता। तो बड़ा सिंपल सा, पूरा एक सिंगल सिस्टम है, क्योंकि गैसेस आपस में फ्लो अलाउड है तो एक सिंगल सिस्टम है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स इस पार्ट में कुछ और होंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो कुछ और होंगे। इसमें यह भी पूछ सकता हूं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मास इन ईच पार्ट। तो पहले तो हम देखें कि पूरे सिस्टम पे देखें तो
जो प्रेशर यहां है वही प्रेशर यहां है। इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम 3V। मेल्टिंग आइस 0 डिग्री मतलब 273, बॉइलिंग वाटर 373। तो मैं इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, इसके N1, इसके N2। तो N1 PV बाय 273 N1 है इंटू R, और N2 PV बाय 373 इंटू R, और वॉल्यूम कितना 3V। तो N1 रेशो N2 इज इक्वल टू 273 इंटू 3 बाय 373। ये आ गया रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मास पूछा होता तो इस रेशो में बांट देते दोनों में। अब पूछा है प्रेशर ऑफ द गैस, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स N1 कितने हैं, P वॉल्यूम कितना है इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब बाय NR। तो यहां RT, R इंटू 273, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, प्रेशर इंटू 3 गुना वॉल्यूम 10⁻⁶ बाय R इंटू 373 इज इक्वल टू टोटल आंसर। और टोटल आंसर कितना है 8 ग्राम ऑफ O2, दैट मीन्स 8/32। हमें सबकी वैल्यूज पता है तो ये प्रेशर की वैल्यू निकल आएगी। मींस इस क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं कि अगर चीजें कनेक्टेड है, ये पूरा सिंगल सिस्टम है, लेकिन सिंगल सिस्टम का टेंपरेचर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन एक बात तय है नंबर ऑफ मोल्स का सम तो कांस्टेंट है, तो इसके मोल्स अलग निकालो, इसके मोल्स अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। एग्जांपल 2, जैसे अ ट्यूब contains air at pressure 2 atmosphere at 27 degree Celsius. If at 57 degree Celsius the tube expands by 5%, find pressure in it. तो वंस अगेन इक्वेशन ऑफ स्टेट है सीधे सीधे कि एक हमारी ट्यूब थी, इसके अंदर एयर भरी हुई थी, कितने पे 27 मतलब 300 केल्विन पे। कितनी एयर थी 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 एटमॉस्फेयर पे थी। नंबर ऑफ मोल्स कुछ थे, इसका वॉल्यूम V था, नंबर ऑफ मोल्स N था। अब हमने क्या किया कि इसको गर्म किया, या जैसे भी सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे 57 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 30 बढ़ गया, तो टेम्परेचर हो गया 330 केल्विन। ट्यूब एक्सपांड कर गई, तो वॉल्यूम V की जगह V इंटू 105/100, 5% वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर पता नहीं कितना, लेकिन एक बात तय है नंबर ऑफ मोल्स तो N ही रहेंगे। तो सिंपली दोनों में नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दो, तो P1 V1 बाय RT1, P2 V2 बाय RT2। P1 कितना है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है V, R टेम्परेचर 300। अब प्रेशर कितना है पता नहीं, वॉल्यूम कितना है V इंटू 105/100, R और टेम्परेचर कितना है 330। R कट गया, V कट गया, तो P की वैल्यू 2 इंटू 330/300 इंटू 100/105 एटमॉस्फेयर। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर क्लोज सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल्स हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर लीकेज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व नहीं थे, तो लीकेज हो रहा था तो वहां हमने फिर कुछ और लगाया कि वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन अगर क्लोज सिस्टम है तो हम सीधे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, एग्जांपल 3, इफ 12 ग्राम, या 12 की जगह में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 2 एटमॉस्फेयर एंड 27 degree Celsius is mixed with
mixed with 6 gram of helium at 1 atmosphere, 127 डिग्री सेल्सियस. 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना. इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कितना लिखूं, 0.1 मीटर क्यूब. फाइन. फाइनल टेम्परेचर, फाइनल मिक्सचर, फाइनल प्रेशर. तो ये दो चीजें हमने मिक्स की, ऑक्सीजन और हीलियम, एक कंटेनर में. तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम मतलब 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. कितने पे? 300 केल्विन. इसमें मिक्स क्या किया? 6 ग्राम ऑफ हीलियम, 3/2 मोल्स ऑफ हीलियम. कितना है? 3/2 मोल्स ऑफ हीलियम एट 127 डिग्री सेल्सियस. दरअसल मुझे ये प्रेशर नहीं देना था क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. 3/2 मोल्स ऑफ हीलियम कितने पे है? 400 केल्विन पे. तो अब अगर इनको मिक्स करोगे तो फाइनली एक ये कुछ टेम्परेचर ले लेगा, फाइनली कुछ ये प्रेशर ले लेगा. टेम्परेचर तो हम मिक्सिंग से निकाल लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये बनेगा 1/2 मोल्स ऑफ O2 प्लस 3/2 मोल्स ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर T. तो इंटरनल एनर्जी इसकी लिखें 1/2 F/2. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5. R टेम्परेचर 300. इसके नंबर ऑफ मोल्स 3/2. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. R टेम्परेचर 400. यहां नंबर ऑफ मोल्स हाफ, 5/2 R T, 3/2 F/2 R T. 2 2 2 2 2 2 2 2 काट दिए. R भी कट गया. 1500, 3600, 5 और 9 14, 4100, 5100 बाय 14. तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया. अब हमें इसका प्रेशर भी निकालना है. तो फाइनली प्रेशर निकालने के लिए चूंकि इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मीटर क्यूब. प्रेशर टेम्परेचर हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो उसके लिए PV = nRT से फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं, nRT/V. तो देखिए ये 1 एटमॉस्फेयर, ये देने की जरूरत नहीं थी. नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फर्क नहीं पड़ता इसमें वो मोल्स किसके हैं. तो 2 मोल्स, R 25/3, टेम्परेचर 5100/14, वॉल्यूम 0.1. तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया. तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ इस तरह लगनी थी. एक एग्जांपल और देता हूं मैं. अ गैस अंडरगोज प्रोसेस of expansion from initial state, और initial state मैंने दिया P0, V0, T0 to increase volume to 3V0, keeping collision frequency constant. अब पूछा होता फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर और प्लॉट PV TP ग्राफ. ये हमें ग्राफ प्लॉट करने होते हैं. तो अब देखिएगा दिक्कत क्या है कि 3 वेरिएबल हैं PVT. फाइनली V की वैल्यू गिवन है, तो P और T 2 अननोन है. तो वी नीड 2 इक्वेशंस. एक तो आइडियल गैस की है PV = nRT, दूसरी इक्वेशन ये है. दरअसल ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि इस दौरान क्या होना है. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी n√T/V कांस्टेंट है.
इसका मतलब रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू वी, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये हमारी दरअसल इक्वेशन है। अब वॉल्यूम हमारा अगर वी नॉट से 3v नॉट हो गया तो टेम्परेचर टी नॉट से 9t नॉट हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसी से हमें रिलेशन किसी और में निकालना है, तो t को pv बाय nr लिखूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो यहां प्रेशर हमारा 2p नॉट हो जाएगा। क्यों? वॉल्यूम ट्रिपल, सॉरी 3p नॉट, वॉल्यूम ट्रिपल तो प्रेशर ट्रिपल। तो pv का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और हम p नॉट v नॉट से चालू किए, 3p नॉट 3v नॉट पे पहुंच गए। tv का ग्राफ पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछा होता तो tv का ग्राफ पैराबोलिक होता, और हम t नॉट v नॉट से चालू किए, सॉरी v नॉट t नॉट से, वॉल्यूम 3v नॉट, टेम्परेचर 9t नॉट। अब टीपी ग्राफ पूछा है तो टीपी में रिलेशन सेम वही आएगा। क्यों? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो PV इक्वल टू nRT से V कैन बी रिटन एज P बाय T, T बाय P। तो यहां से आया T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, तो ये भी पैराबोला, और P नॉट T नॉट से चालू किया, प्रेशर कितना हो गया 3p नॉट, टेम्परेचर कितना हो गया 9t नॉट। ये ग्राफ है। तो क्या होता है कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं तो कुछ कंडीशन लिखी होती है, जैसे आइसोकोरिक लिखी तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा आइसोथर्मल है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां कुछ और लिखा था, रिलेशन निकाला, रिलेशन को किया, अब ये मैथ्स बन गई। चलिए 4 क्वेश्चन करिए छोटे छोटे। ग्राफ बना है P और T का, 2 प्रोसेस हैं 1 and 2, लैंग्वेज लिखी हुई है, किस में वॉल्यूम ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। यहां T और V का भी स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड P1 V1 T1 P2 V2 T2 में कौन बड़ा है, बस यही बताना है कि P1 और P2 को कंपेयर करो, V1 V2 कंपेयर करो, T1 T2 कंपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 3, अ गैस एक्सपांड्स वाया दिस प्रोसेस, फाइंड मिनिमम अटेनेबल प्रेशर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स n है, n मोल्स हैं, ठीक है। T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, मिनिमम अटेनेबल प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में P और V ग्राफ गिवन है, पैराबोला है, ये क्वेश्चन में गिवन है, जिसका वर्टेक्स यहां पे है। फाइंड रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी एट A and B। हाँ, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले में P और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक है, तो PV इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू nR बाय VT, इट विल बी स्लोप, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, स्लोप 2 का ज्यादा था, स्लोप 1, तो V1 इज मोर देन V2, पहला। क्वेश्चन 2, P और V का ग्राफ, तो देखिए समझ में आ रहा है कि P1 और P2 में P2 इज मोर देन P1, y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी V2 इज मोर देन V1, और टेम्परेचर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और दोनों बढ़ गए तो P2 V2 इज मोर देन P1 V1। तो पहले पार्ट का तो बिल्कुल आसान सा आंसर था। सेकंड वाले पार्ट में बिल्कुल समझ में आ रहा है कि T2 T1 से बड़ा है। देखिए टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है, इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, और वॉल्यूम भी V2 इज ग्रेटर देन V1, लेकिन प्रेशर होता है nRT बाय V। ये तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, पता नहीं प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यहां तो क्लियर नहीं हो रहा है। पिछले में क्या दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये दोनों बढ़े थे, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो दिमाग लगाना कुछ खास नहीं है, सीधे समझिए, ये T है, ये V है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से, ऊपर वाला मिटा देता हूं, आंसर ये लिखा है ऊपर वाले का, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो इस पॉइंट से ग्राफ ऐसा जाता। सोचिए,
अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो ग्राफ ऐसा जाता, लेकिन ग्राफ ऐसा जा रहा है मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस लाइन पे चेक करूं तो इसका वॉल्यूम V2 है तो इसका वॉल्यूम V2 ही रहेगा, दोनों का वॉल्यूम V2 रहेगा। ठीक है, इसका प्रेशर P1 है तो इसका प्रेशर P1 रहेगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा T2 से ज्यादा। सोचो क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है तो इसका टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, वॉल्यूम सेम है, और यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो इस वाली लाइन में प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2 प्लस, और ये T2 से भी बड़ा है। अब हमें निकालना है कि इसका प्रेशर क्या है। तो इन दोनों लाइन पे वॉल्यूम सेम है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो टेम्परेचर इसका ज्यादा है मतलब P1 इज मोर देन P2। ठीक है, इस तरह सोच सकते थे, मतलब ये कुछ ऐसे था और हमें सोचना था कि P1 V1 T1, P2 V2 T2, तो इसमें ये किसका ग्राफ था? T और V का। टेम्परेचर सीधे समझ में आ गया था T2 बड़ा है, वॉल्यूम सीधे समझ में आ गया था V2 बड़ा है, प्रेशर समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेशर कौन सा ज्यादा बड़ा है। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि यहां से कांस्टेंट प्रेशर अगर इस लाइन पे होते तो प्रेशर कांस्टेंट होता, तो इस लाइन पे पूरे पे प्रेशर P1 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 हर जगह P1, और फिर हमने इस वर्टिकल लाइन से कंपेयर कर लिया कि इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर पक्का बड़ा है, तो इसका और इसका टेम्परेचर बराबर है, वॉल्यूम से टेम्परेचर बड़ा है, इसका वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर भी बड़ा रहा होगा, तो P1 इज मोर देन P2। ठीक है, आपकी मर्जी, किसी और तरीके से भी सोच सकते थे। अगला क्वेश्चन, T इज इक्वल टू T0 प्लस अल्फा V स्क्वायर, तो PV इक्वल टू nRT, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT बाय V। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा, dP बाय dV मैक्सिमम मिनिमम, तो nR तो कांस्टेंट ही है, T0 बाय V माइनस T0 बाय V स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो V की वैल्यू आ गई T0 बाय अल्फा अंडर रूट। ठीक है, पॉजिटिव ही आंसर आएगा, और V की वैल्यू ये उठा के हम छाप दें प्रेशर के कैलकुलेशन में, तो प्रेशर इज इक्वल टू nR T0 प्लस अल्फा T0 बाय अल्फा बाय V, अल्फा से अल्फा कट गया, nR, और V की वैल्यू कितनी थी? रूट T0 बाय अल्फा, 2 T0 बाय रूट T0 बाय अल्फा, ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। हालांकि आप इसी को मैक्सिमम मिनिमा ना सॉल्व करके यहीं से nR T0 बाय V प्लस अल्फा V AMGM लिख सकते हैं, तो T0 बाय V प्लस अल्फा V बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T0 बाय V इंटू अल्फा V, तो V कट गया, तो ये 2 ऊपर पहुंचा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, तो P की वैल्यू आई nR और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 इंटू अल्फा T0, ये आ गया 2nR अल्फा T0 का अंडर रूट। ये प्रेशर का मिनिमम है क्योंकि AMGM के हिसाब से मिनिमा आएगा इस पॉइंट पे। चलो एक सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। ये एक सिलेंडर है जिस पे एक पिस्टन है, ये एक थ्रेड से कनेक्टेड है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सिमम टेंशन थ्रेड कैन सस्टेन इज 50 न्यूटन, फाइंड टेम्परेचर एट विच थ्रेड ब्रेक्स, किस टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाएगा। क्वेश्चन 2 में एक बड़ा पिस्टन एक छोटा पिस्टन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिजिड रॉड से कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। टेम्परेचर एट विच पिस्टन शिफ्ट्स बाय 5 सेंटीमीटर लेफ्ट, गर्म करने पे लेफ्ट खिसकेगा या राइट खिसकेगा, पहले ये दिमाग में लगाना कि टेम्परेचर 300 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। ठीक है, फिर ये कि ये प्रोसेस कौन सी है, कैसे करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7 पेज 13 के सभी क्वेश्चन करो। चलो सॉल्यूशन देखो। देखिए पहला तो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गर्म करोगे प्रेशर बढ़ेगा, इस पर धक्का लगेगा, तो कब टूटेगा? तो इस तरफ से प्रेशर इंटू एरिया, इस तरफ से पी नॉट इंटू एरिया, और इस तरफ से टेंशन टी। तो टेंशन टी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी नॉट ए। ठीक है, टेंशन टी है 50 बाय एरिया प्लस पी नॉट इक्वल टू पी। तो तोड़ने के लिए हमें प्रेशर इतना चाहिए, एरिया कितना है इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10 पे माइनस 4, 0 0 कैंसल आउट हुआ, 2.5 इंटू 10 पे 4, सही है। 0.25 इंटू 10 पे 5 मीन्स 0.25 एटमॉस्फेयर पे अगर एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, ये 50/A की वैल्यू है, तो अभी प्रेशर पी नॉट है, 1 एटमॉस्फेयर है, हमें 1 एटमॉस्फेयर से प्रेशर कितना ले जाना है? 1.25, मतलब 5/4 टाइम्स प्रेशर करना है। और आइसोकोरिक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर 1.25 टाइम्स तो टेम्परेचर भी 1.25 टाइम्स, तो 300 से टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 का 5/4 375 केल्विन। ये पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये रॉड से कनेक्टेड है एक। अब देखिएगा कि पहले ये फील करिए कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, लग नहीं रहा लेकिन है बिल्कुल सही। जरा आप देखें कि इस पे इस पूरे को एक सिस्टम माने तो बाहर से प्रेशर पी नॉट लग रहा है, बाहर से प्रेशर पी नॉट लग रहा है, ठीक है। तो अंदर भी प्रेशर पी नॉट ही होगा, क्योंकि मान लो अंदर से प्रेशर पी हो जाता, मान लेते हैं अंदर प्रेशर पी हो जाता, ठीक है। तो इस पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करते तो P इंटू बड़ा एरिया, ये टेंशन T आती, P इंटू बड़ा एरिया माइनस पी नॉट इंटू बड़ा एरिया इज इक्वल टू टेंशन T। यहां सॉल्व करते तो P इंटू छोटा एरिया माइनस पी नॉट इंटू छोटा एरिया, ये T के बराबर है। तो दोनों T तो एक साथ हो नहीं सकते क्योंकि एरिया डिफरेंट है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये टेंशन इसमें 0 है और प्रेशर P ही पी नॉट के बराबर है। तो दरअसल हम हल्का सा गर्म करेंगे, ये खिसक जाएगा और खिसक के फिर से टेंशन 0 कर लेगा। अब चूंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, अदरवाइज कंट्राडिक्शन हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर इसका कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब ये लेफ्ट खिसकेगा, क्योंकि राइट खिसकने पे ये कम वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, तो गर्म करने पे लेफ्ट खिसकेगा। ये इसका आंसर मिल गया। आइसोबारिक प्रोसेस है, मेन चीज ये थी। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट था ये। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर पीछे खिसका है तो यहां पे 5 सेंटीमीटर और यहां हो गया 15 सेंटीमीटर। तो पहले वॉल्यूम था इनिशियली 10 इंटू 10 इंटू 10 100 प्लस 10 इंटू 30 300। अब वॉल्यूम 5 इंटू 10 50 प्लस 15 इंटू 30 450 500। तो वॉल्यूम हमारा 400 से 500 हो गया और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा 400 से 500, तो टेम्परेचर हमारा कितना है? T1 बाय T2 इज इक्वल टू V1 बाय V2। तो फाइनल टेम्परेचर इज 5/4 ऑफ 300, फिर से 375। चलो थर्ड आया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पहला, 1 एट वॉल्यूम V0, अनदर एट वॉल्यूम 2 V0। इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका 600 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं क्योंकि इक्वल मास लिखा है। तो PV बाय RT ये नंबर ऑफ मोल्स है,
तो ये दोनों बराबर कर दो, तो PV बाय RT, तो वॉल्यूम डबल टेम्परेचर डबल, तो 1:1 आंसर आ गया पहले का, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 में अ रिजिड टैंक कंटेन्स 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 6 एटमॉस्फेयर। 35 ग्राम मतलब 35/28, 5/4 मोल्स। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन ऐड किया और प्रेशर हो गया 9 एटमॉस्फेयर। तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा था, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, अंडरस्टूड है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर पहले 6 था, नंबर ऑफ मोल्स 5/4 थे, अब प्रेशर 9 है, नंबर ऑफ मोल्स 5/4 प्लस n है। तो प्रेशर अगर 1.5 गुना हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी 1.5 गुने हो गए होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स 1.5 गुना हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 5/4 का 3/2 टाइम्स। इसका मतलब एक्स्ट्रा मोल्स जो हमने मिले 5/4 का 1/2, 5/8 मोल्स। और मोलर मास 32 होता है ऑक्सीजन का, तो 20 ग्राम, आंसर इज चेन्नई। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। चलो थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ वॉल्यूम वॉज सील्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टू अ प्रेशर 250 cc 10⁻³ mm ऑफ मर्क्यूरी। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर 300 है, तो PV बाय NR, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दो। PV बाय RT इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो 10⁻³ mm ऑफ मर्क्यूरी, तो 1/760 इंटू 10⁵। 1 mm ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 1/760 एटमॉस्फेयर। सोचो 760 mm 180 atm के बराबर है। प्रेशर, वॉल्यूम 250 cc 10⁻⁶, R 25/3, टेम्परेचर 300, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23। सॉल्व कर लो, आंसर पक्का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मजा आ गया, रिपीट हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 5, vessel containing 0.02 मीटर क्यूब मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये x है, ये कुछ और है, 20 डिग्री सेल्सियस, मास ये 5 - x है, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट हीलियम इन अ मिक्सचर, ठीक है। प्रेशर क्वेश्चन में 2 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 20 डिग्री मतलब 293 केल्विन है, तो PV बाय RT इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर 2 × 10⁵, PV, R 25/3 8.31 इंटू 293, कैलकुलेशन के लिए लगभग इसको 25/3, इसको 300 मान लो, तो ये रफली 2500 हो गया। ये बन गया 4 इंटू 10⁵ बाय 2500, 00 काटे 40/25, ठीक है, 1.6 मोल्स ये आया। तो अब टोटल 5 ग्राम है, तो इसका x ग्राम है, तो इसके x मोल्स x/2, इसके 5 - x/4 इज इक्वल टू 1.6, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x + 5 - x इज इक्वल टू 6.4, x इज इक्वल टू 6.4 - 5, सही है, 2x 5 - x, तो ये x इज इक्वल टू 1.4 ग्राम, तो एक का 1.4 ग्राम आया, एक का 5 - 1.4 3.6 ग्राम, 13 का 1:3 टाइम्स कुछ हो जाएगा, तो 1:3 कुछ आया होगा, पता नहीं एग्जैक्ट क्यों मैच नहीं किया। नंबर ऑफ मोल्स 4, 40, 25,
40/25 तो 1.6 मोल्स x/2 इसके 2 हीलियम के 5 - x/4 2 का मल्टीप्लाई करो 2x + 5 - x = 6.4। हाँ तो वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है रेशियो, ठीक है हो सर, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला इस अप्रोक्सीमेशन से। तो रफली 1:3 मान लो कि हो सकता है ये 1.3 आ गया हो तो ये 3.9 आ जाएगा, तो 1:3 के करीब है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।